नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें लाते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। चलिए सबसे पहले बात आज रुपए की कर लेते हैं, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार कमजोरी दिख रही है और आज $1 का भाव इंट्राडे में ₹82.68 के नए निचले स्तरों तक पहुंच गया। महीने भर की बात करें तो 4% तक की गिरावट अब तक डॉलर के मुकाबले रुपए में आ चुकी है। वजह यह है कि यूएस के जिस तरह के जॉब नंबर्स आए थे, बेरोजगारी दर वहां पर कम हो रही है, तो फेड के रुख में जो नरमी की संभावना थी वो अब यहां पर खत्म होती दिख रही है। लग रहा है कि आगे भी दरें इसी रफ्तार से बढ़ती रह सकती है 2022 के बाकी महीने में, और इससे डॉलर मजबूत होगा और उसका असर यहां पर रुपए को होगा घरेलू बाजार में। साथ ही जिस तरह से सेफ हेवन बाइंग दुनिया भर में डॉलर की है, उसका भी यहां पर फायदा मिल रहा है। इसके अलावा क्रूड और बॉन्ड यील्ड में तेजी से भी रुपए पर दबाव बना है और यील्ड में तेजी से एफआईआईज की भी बिकवाली वापस से यहां पर शुरू हो गई है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले रविंद्र जी, रुपए में जिस तरह की गिरावट दिख रही है, क्या लग रहा है 1 से 2 दिनों में क्या 83 का भी लेवल पार कर लेगा क्या रुपया डॉलर के मुकाबले? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। लग तो वही रहा था मॉर्निंग में कि जो लास्ट वीक में हमने देखा अराउंड 80 टू 70 का 70 से 80 के आसपास क्लोजिंग आया था ऑफशोर में। तो लग रहा था कि इट माइट क्रॉस 83, बट आज का जो मॉर्निंग सेशन का जो फॉल आया है, टेक्निकली एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है और पॉसिबली जो हाई है फ्राइडे का और आज का ओपन और हाई अगर देखें तो दैट इज ऑल्सो सेम, तो दैट इज क्रिएटिंग अ रिवर्सल पैटर्न। तो मुझे लगता है कि आज का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आज का हाई अगर नहीं निकलता है तो देन देयर इज अ चांस कि यूएसडी आईएनआर में एक रिवर्सल मूव आए नीचे में, और पॉसिबली इट माइट वंस अगेन मूव बिलो 82 या फिर 81.70। तो मैं आज का क्लोजिंग के लिए वेट करूंगा। अगर आज का क्लोजिंग आज के ओपन हाई से नीचे आता है, देन देयर इज अ ग्रेट चांस कि रुपये में थोड़ा सा एप्रिसिएशन शुरू हो और ये 81.70 81.50 तक आए। तो आई विल कीप माय फिंगर्स क्रॉस्ड, वेट फॉर टुडेज क्लोज, और उसके बाद मैं एक क्यू लेना चाहूंगा। रुपए में कमजोरी है, लेकिन हालांकि घरेलू बाजार में देखिए आज सोना और चांदी काफी गिर गया है। यूएस के जिस तरह से जॉब रिपोर्ट आए थे, बेरोजगारी दर वहां पर कम हो रही है, उससे लग रहा है कि अब दरें बढ़ने की जो रफ्तार फेड की है, बढ़ाने की रफ्तार, वो आगे भी जारी रह सकती है। अनुज जी, क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर जिस तरह से आज टूट गया है, क्या और भी यहां से गिरावट आ सकती है या इस गिरावट को खरीदारी के मौके के तौर पर देखना चाहिए? क्या सलाह दे रहे हैं आप? विश्वमोहन जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट वीक हमने अच्छा खासा एप्रिसिएशन गोल्ड सिल्वर में आते हुए देखा था। हालांकि डॉलर में थोड़ी स्ट्रेंथ है, बट उसके बावजूद जो बाकी करेंसी हैं, आप यूरो को देखें या जीबीपी को देखें, तो उसके अगेंस्ट में गोल्ड एक सेफ हेवन के तौर पर खरीदारी देखने को मिली है। हमने देखा है कि उसकी वजह से भी अब गोल्ड का प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ आता हुआ दिखा है। डेफिनेटली हमें लगता है कि गोल्ड का जो ट्रेंड है वो अभी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से अनसर्टेनिटी बढ़ी है, रशिया यूक्रेन में दोबारा से वॉर सिचुएशन बनती हुई दिखाई दी है। इवन अगर हम देखें तो अब यूएस जो है वो सऊदी से अपनी मिलिट्री को भी हटा रहा है, और बाकी का भी देखें तो एक जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट सा कंडीशन एक बनती हुई दिखाई दी है, जो कि एक सपोर्टिव हो सकती है गोल्ड और सिल्वर के लिए। तो यहाँ पर अभी हमें लगता है कि बाय साइड में ही ट्रेड लिया जा सकता है। हालांकि थोड़ा डिप मिला है, जो कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखने को मिल सकता है। गोल्ड में करीबन 51,350 के आसपास खरीदारी करें, 51,150 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 51,800 तक हो सकता है। वहीं सिल्वर के अंदर करीबन 59,000 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, 58,450 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 60,000 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पर करीबन 1686 के आसपास प्राइस चल रहे हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर एक बाउंस बैक लेके प्राइस 1695 से लेकर $1700 तक देखने को मिल सकते हैं। वहीं साथ में सिल्वर के अंदर अगर देखें तो 19.70 के आसपास प्राइस चल रहे हैं। हमें लगता है कि $20 के ऊपर के लेवल अब दोबारा से देखने को मिल सकते हैं। तो क्रूड के अंदर जो तेजी आई है उसका असर भी गोल्ड सिल्वर को मिल सकता है, और जो रुपये यहाँ पे डेप्रिशिएट हो रहा है डोमेस्टिक मार्केट में, तो हो सकता है कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर गोल्ड और सिल्वर में एक अच्छा एप्रिसिएशन दोबारा देखने को मिले, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रुपये का प्राइस ऊपर में 83 तक अगेंस्ट डॉलर जा सकता है। तो वहीं अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग गोल्ड और सिल्वर के अंदर भी एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। तो हमारी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड सिल्वर में रह सकती है। उसके स्ट्रेटजी के साथ आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। बिटूपन, आपको क्या लग रहा है, चार्ट पर कैसा लग रहा है इतनी गिरावट के बाद? क्या यहाँ पर खरीदारी के मौके दिख रहे हैं आपको, चांदी में खास करके? देखिए, मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि जो कमोडिटीज में जो डाउनवर्ड स्पाइरल था उससे मार्केट चेंज हो रहा है, और उस तरह से एक शार्प मूवमेंट मिला हम लोगों को लास्ट वीक। और जो यूएस का जॉब रिपोर्ट है, जॉब रिपोर्ट के बाद थोड़ा सा मार्केट में लाइटर स्लाइड है, और इस वीक काफी इंपॉर्टेंट है ग्लोबली।
यूके का जीडीपी है और पूरे इन्फ्लेशन डेटा अभी है, यूएस का भी है और बाकी कंट्रीज का भी इन्फ्लेशन डेटा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा वही है। तो यूएस का इन्फ्लेशन जो एक्सपेक्टेशन है 8.1, जो प्रीवियस रीडिंग से कम है। और अगर ये बिलो 8 आता है तो मार्केट के लिए सबके लिए अच्छा रहेगा। एनीथिंग बिलो 8 विल बी गुड फॉर अस और एनीथिंग अबव 8.1 विल बी अगेन बैड फॉर द मार्केट्स। थोड़ा सेलिंग रहेगा, लेकिन सेलिंग आने से भी गोल्ड में भी इतना सेलिंग या सिल्वर में नहीं दिख रहा है। और मैं गोल्ड में स्पेसिफिकली क्यों बता रहा हूँ कि जो गोल्ड का जो सप्लाई है साउथ अफ्रीका से इस बार प्रॉब्लम अगस्त में डिक्लाइन हुआ है। प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ है, तो गोल्ड शायद कहीं नीचे लेवल पे बाइंग आ सकता है और जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है ये भी सपोर्ट करेगा। तो कोई भी डिक्लाइन आता है तो गोल्ड और सिल्वर में बाय करना ही है। लेकिन अभी जो फीस है, अभी जो जो लास्ट 2 दिन में जो करेक्शन आया है, इस फेज में क्या होता है कि सडनली यहीं पे रुकना बोलना बड़ा इमेच्योर रहेगा कि यहीं पे बाइंग आ जाएगा। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू गो फॉर फर्दर थोड़ा वेट आउट करके रखना चाहिए। गोल्ड में जैसे कि 50,900 टू 51,000 इज अ वेरी गुड रेंज टू लुक फॉर लॉन्ग पोजिशन। सडनली यहाँ पे बाय करने से बेटर। और सिल्वर में भी 59,400 एक सपोर्ट है, लेकिन उससे भी नीचे थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट बनता है 58,500। तो 58,500 टू 59,400 का जो एक रेंज है, यहाँ पे अगर मार्केट स्टेबिलाईज कर लेता है फिर यहाँ से फिर एक बार तेजी आने के लिए कोशिश करेगा सिल्वर। प्रॉब्ली 63,000 64,000 भी गोइंग फॉरवर्ड जा सकता है। तो कोई भी डीप आता है तो बाय ऑन डिक्लाइन पे कीजिए। अगर आपको मल्टीपल लॉट्स पे ट्रेड करना है, कम फंड है, तो आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा एक पोजीशन बना के चल सकते हैं धीरे धीरे। तो ओवरऑल आउटलुक बुलिश ही है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यूएस का इन्फ्लेशन बहुत डेटा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। होपफुल हूँ कि एटलीस्ट 8.1 के बिलो ही रीडिंग आए तो मार्केट की थोड़ा बेटर है। ओके, यानी लग रहा है कि मार्केट को स्टेबल होने दो। जो ये बड़ी गिरावट आई है इस गिरावट में स्टेबलाइज होने दो। जो लेवल्स बताए उन्होंने उन लेवल्स के पास अगर बाजार स्थिर होता है वहां पर खरीदारी करें। लेकिन खरीदारी की सलाह अनुज जी की तरफ से भी है और बिटपन की तरफ से। रविंद्र जी आपसे लेंगे गोल्ड और सिल्वर पर, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर पर सोयाबीन पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ डीएन पाठक साहब हैं फोन लाइन पर, ईडी हैं सोपा के। सर स्वागत है आपका। सर सोयाबीन पर आप लोगों की कॉन्फ्रेंस थी। उत्पादन तो पिछले साल से मामूली बढ़ोतरी दिख रही है 1.5 लाख टन के आसपास की। क्या लग रहा है, लेकिन जिस तरह से सर बारिश हुई है पिछले हफ्ते और बेमौसम बारिश, क्या इससे आपको लग रहा है कि यील्ड पर असर होगा और आप लोगों का जो अनुमान है इसमें आगे चलकर कम करना पड़ सकता है इस अनुमान को? पहले तो जो बारिश अभी हो रही है अक्टूबर में, उससे ईल्ड पे अब कोई असर नहीं पड़ सकता। ईल्ड तो जो होनी थी हो चुकी। ओके। अब तो इससे थोड़ी क्वालिटी खराब हो सकती है, मॉइस्चर बढ़ जाएगा, बाकी ईल्ड पे अब कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मतलब जो बनना था वो हो चुका है। दूसरी बात आपने कही अनुमान को रिवाइज करने की, तो हम फरवरी में एक बार दोबारा एक बृहद सर्वे करते हैं और मार्च में रिवाइज एस्टिमेट जारी करते हैं। उसमें जरूरत पड़ती है तो कम और ज्यादा भी करते हैं। उस वक्त हम देखते हैं कि अराइवल कितनी हुई, किसान की फीडबैक क्या है, फिशिंग कैसे हो रही है, वो सब देख के एक रिवीजन करते हैं मार्च में। तो डेफिनेटली ये हमारा पहला अनुमान है। दूसरा अनुमान मार्च में आएगा। सर सरकार का अनुमान आप लोगों से करीब करीब 8 लाख टन ज्यादा है। एरिया भी हालांकि उन लोगों का ज्यादा था। तो क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत हो रही है, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? ये देखिए दिक्कत तो कहीं भी नहीं है। लोगों के अलग अलग अनुमान करने के तरीके हैं, अलग अलग अनुमान लोग लगाते हैं। सरकार का अनुमान किसी न किसी वजह से हमेशा ही सिर्फ सोयाबीन में हर क्रॉप में ट्रेड का अनुमान से ज्यादा होता है। सोयाबीन सोपा का अनुमान ट्रेड का अनुमान से थोड़ा अधिक होता है, ट्रेड का अनुमान इससे और कम होता है। तो अनुमान की अगर आप बात करेंगे तो आपको 50 अनुमान मिल जाएंगे। इस साल की क्रॉप भी लोग बोल रहे हैं, कोई कहता है 115 है, कोई 5 बोलता है, डिपेंडिंग ऑन के लोगों ने क्या मार्केट में पोजीशन ले रखी है। तो आपके सरकारी अनुमान से सीधा कंपेयर कर रहा था, बाकी अनुमान से नहीं कर रहा था। मैं जानता हूं कि सोयाबीन के आप सबसे बड़े संगठन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर अब मेरा अगला सवाल यील्ड को लेकर है। इस साल का जो यील्ड का अनुमान आपकी रिपोर्ट में देख रहा था 991 किलो प्रति हेक्टेयर यील्ड था 2021 का। इस साल के लिए आप लोग ने 1051 का। ऐसा इस बार क्या हुआ है खेतों में जो यील्ड इतना बेहतर है, या कुछ सीड्स वगैरह की बेहतर वेराइटी लोगों ने यूज किया है किसानों ने? देखिए पिछले साल मध्य प्रदेश में बहुत नुकसान हो गया था। मध्य प्रदेश में एरिया पिछले 55 लाख हेक्टेयर था और यील्ड सिर्फ 939 थी। यानी इस साल की मध्य प्रदेश की उपज एरिया 5 लाख हेक्टेयर कम होने के बावजूद ऑलमोस्ट उतनी है जितनी पिछले साल थी, करीब 1 लाख टन ज्यादा है। तो दूसरा महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है। तो महाराष्ट्र में हमने एरिया ऑलमोस्ट सेम है जैसा लास्ट ईयर था, लेकिन यील्ड हमने थोड़ी सी कम की है। तो वो जो नुकसान हुआ उसको फैक्टर इन किया है कि नुकसान की वजह से यील्ड थोड़ी सी कम होगी। ये 3 स्टेट है, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। जैसे राजस्थान की यील्ड इस बार काफी अच्छी है,
पिछले साल बहुत खराब हो गई थी, ऐसा कहना चाहिए कि पिछले साल बहुत खराब थी। काफी अच्छी तो इस साल भी नहीं है 953, लेकिन पिछले साल के मुकाबले डेफिनेटली राजस्थान में और मध्य प्रदेश में यील्ड बढ़ी है और महाराष्ट्र में यील्ड घटी है। मेजर सबसे बड़े राज्य तो महाराष्ट्र और एमपी है, और एमपी में इस बार उत्पादन भी जो रिपोर्ट आपकी कह रही है कि बेहतर रहने, पिछले साल से ज्यादा बेहतर रहे, तो महाराष्ट्र में सर क्यों इस बार कम हो सकता है? क्या दिक्कत हुई है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में एक्चुअली जो बड़ा ग्रोइंग एरिया है मराठवाड़ा का, और उधर विदर्भ में तो कम होता है, मराठवाड़ा और उधर की उस एरिया में बहुत ज्यादा बारिश हुई शुरू के दिनों में, तो काफी सारे फील्ड जो है वो खराब हो गए, कहीं कहीं तो क्रॉप बिल्कुल बर्बाद हो गए लो लाइंग एरिया में। तो उसकी वजह से थोड़ी यील्ड कम, एवरेज यील्ड कम आने की उम्मीद है। ओवरऑल यील्ड जो है थोड़ी कम हो जाएगी। हालांकि कुछ एरिया में बहुत अच्छी यील्ड हैं, 2 टन तक की यील्ड भी हैं, लेकिन क्या है जब एरिया खराब होता है कहीं भी बहुत ज्यादा तो एवरेज पुल डाउन हो जाती है, इसलिए एवरेज वहां पे थोड़ी सी कम की हमने, बहुत ज्यादा कम नहीं की है। चल, अब 2 सवाल मेरे और बचे हुए सर, फटाफट से सर मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ये जो मौजूदा बारिश हो रही है अक्टूबर की, इसको लेकर क्या रिपोर्ट आ रही है? ग्राउंड के जो आपके लोग हैं वो क्या बता रहे हैं, क्या सेंस कर रहे हैं आप लोग? देखिए अभी जो बारिश हो रही है अक्टूबर में या नवंबर सितंबर के एंड में, उससे यील्ड पे उपज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जितनी क्रॉप होनी थी वो तो हो चुकी, पौधा आ गया, पॉट भर गया, फिलिंग हो गई, सब कुछ हो गया। अब इस बारिश से सोयाबीन की जो आवक है, यानी सोयाबीन का मॉइस्चर बढ़ जाएगा, थोड़ी क्वालिटी खराब हो सकती है। अगर कहीं रखी रहनी पड़ गई और बहुत दिनों तक बारिश होती रही तो थोड़ा सोयाबीन दागी हो जाएगा, लेकिन इससे यील्ड पे असर नहीं पड़ेगा। हाँ, क्वालिटी थोड़ी खराब हो सकती है, मॉइस्चर बढ़ सकता है इस बारिश से। आखिरी सवाल वायदा बाजार को लेकर, क्या लग रहा है जिस तरह की आप लोगों की सोपा की तरफ से डिमांड थी, हालांकि बटी हुई राय है लेकिन आप लगातार कह रहे थे, क्या आप अभी उसी राय पर कायम है? क्योंकि बहुत सारे आप जो क्लोजली आपके साथ काम करते हैं, आपकी इंडस्ट्री से जो भी जुड़े हुए लोग हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग बयान को अब बदलने की चाह रहे हैं कि वायदा बाजार वाकई जरूरत है। अब क्या आपका बयान है, नया बयान सर वायदा को लेकर? देखिए, वायदा बाजार की जरूरत हमेशा थी, होना चाहिए, क्योंकि ये रिस्क मैनेजमेंट और हेजिंग का टूल है, प्राइस डिस्कवरी के लिए टूल भी है। लेकिन हमारा मानना पहले भी था, अभी भी है कि सोयाबीन में जरूरत नहीं है। ऑयल में वायदा बाजार को तुरंत खोल देना चाहिए। हेजिंग है, उसमें 65% तो इंपोर्ट होता है, हम बाहर पे डिपेंडेंट हैं, और उसमें बड़ी क्वांटिटीज है, उसको खोल देना चाहिए। सोयाबीन में जहाँ हम 2% के प्लेयर हैं, 1% का ओपन इंटरेस्ट है, तो वायदा बाजार की सोयाबीन में जरूरत नहीं है, मेरा अभी भी ऐसा मानना है। लेकिन जो मेरे मित्र, जो मेरे इंडस्ट्री के लोग जो कहते हैं कि खुलना चाहिए, मैं उनकी पीड़ा भी समझता हूँ, वो सही बोलते हैं, क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो सिर्फ हेजिंग के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं, उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम है इससे, मैं मानता हूँ। लेकिन मेजोरिटी में क्या हो रहा था कि स्पेकुलेशन इतनी ज्यादा हो गई थी कि जो लोग हेजिंग करते हैं उनको पीछे छोड़ के जो लोग सिर्फ स्पेकुलेशन करते हैं, रोज मार्केट खबरें फैला के ऊपर नीचे कर रहे थे, वो इससे आउट रहेंगे। हमको कम से कम प्रोसेसर्स को तभी फायदा रहेगा, ऐसा हमारा अभी भी मानना है कि सोयाबीन में वायदा बाजार नहीं चाहिए, ऑयल में और बाकी चीजों में खोल देना चाहिए। ओके सर, लेकिन इतने दिनों के बाद क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि अब सोयाबीन नहीं वायदा चलना चाहिए थी? काफी समय से जब वायदा चल रहा था तो उस समय तक आपने कभी सवाल नहीं उठाया, लेकिन अब अचानक से क्यों सवाल आपको लग रहा है कि अब वायदा नहीं चलना चाहिए? नहीं, मैं हिस्ट्री में जाता हूँ, हमने कभी नहीं कहा कि वायदा बंद होना चाहिए, बिल्कुल हमारा कहीं पे ऐसा हमने नहीं कहा। हम लगातार ये सवाल सालों से बात आप कर रहे हैं ना कि बंद सोयाबीन वायदा नहीं हो, बाकी वायदा हो, तो पहले तो आपने नहीं उठाया, लेकिन अब जब बैन चल रहा है इस समय, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि आप बोल के फंस गए हैं, वायदा शुरू होना चाहिए? नहीं, मैं एक एनालॉजी देता हूँ आपको कि भोपाल से इंदौर के बीच में एक्सप्रेस वे बनाया जी, तो उस पर तेज गाड़ियां दौड़ती हैं, टाइम पे पहुंच जाती हैं, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन हुआ क्या कि इसमें बीच में रेसर्स घुस गए, मोटरसाइकिल वाले घुस गए, हजारों लोग, जिन्होंने इस फ्रीवे को, हाईवे को बर्बाद करके रख दिया। तो गाड़ियां जो उसमें चल रही, जिनको चलना चाहिए था, वो तो बेचारी इधर उधर एक्सीडेंट होने लगी, और जो रेसिंग करने वाले लोग थे वो इसमें घुस गए। तो अब हमारा ये कहना था कि या तो इसको रेसिंग वालों को हटाइए इसमें से, और जो जिसके लिए बिल्कुल, यानी जो चीजें दिक्कतें हैं उसको खत्म कीजिए, क्योंकि हेजिंग के लिए जरूरी है। एक जब प्राइस रिस्क, अगर आप प्राइस में उतार चढ़ाव आते हैं, इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कीजिए, जो कमियां हैं उसको दूर कीजिए पूरी तरह से। अब चीजें अब आगे बढ़ेंगी जब छोटे छोटे देश में वायदा शुरू हो रहा है, ऐसे जगह में अगर भारत जैसे बड़े कमोडिटी मार्केट के, जहां इतना बड़ा मार्केट है हाजिर का, ऐसे में अगर वायदा नहीं रहेगा तो क्या मैसेज आएगा? शुक्रिया पाठक साहब, आपने वक्त निकाला और आपने बातें भी ये कही कि जरूरत भी है वायदा बाजार। कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, डेरिवेटिव प्रोडक्ट, जिसके लिए काफी जरूरत है जिसकी। शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते, वायदा बाजार की बात ही हम कर रहे हैं और नॉन एग्री की
काफी बातें अभी बाकी है। रविंद्र जी, आपसे गोल्ड और सिल्वर पर सर आपसे बात नहीं हो पाई थी। इस गिरावट पे बाकी दो मेहमान तो बोल रहे हैं कि खरीदना चाहिए, आपका टेक क्या है गोल्ड और सिल्वर में आज की गिरावट पर? जी, हमारा भी जो शॉर्ट टेक है वो बाइंग की है, क्योंकि ये एक मूव है। हमने लास्ट वीक में एनएफपी प्रिंट थोड़ा सा पॉजिटिव देखा था एज कंपेयर्ड टू एक्सपेक्टेशन, लेकिन अगर हम ओवरऑल पेस देखें तो थोड़ा सा स्लो हुआ है, सो दैट अगेन इज अ कंसर्न। डॉलर इंडेक्स में 110-110-50 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वहां से हमने एक रिवर्सल देखा है, बट ये कितना सस्टेन करेगा वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। ये वीक में इन्फ्लेशन डेटा है यूएसए, विच विल बी वेरी वेरी क्रूशियल, रिटेल सेल्स का डेटा है, एफओएमसी मिनट्स है, तो आई थिंक ये भी काफी एक्शन हो सकता है। एंड जो अगेन जो नवंबर में 75 बेसिस पॉइंट का जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा सा डिस्काउंट हो चुका है मार्केट में, तो मेरे हिसाब से आगे के डेटा पॉइंटर्स काफी इंपॉर्टेंट होंगे। बट अगर प्योर मैं प्राइस एक्शन देखूं तो प्राइस एक्शन में अभी भी गोल्ड सिल्वर में पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, स्पेशली सिल्वर। गोल्ड में फिर भी इट इज अगेन क्लोज टू द 1670 सपोर्ट इंटरनेशनल में, लेकिन अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर एमसीएक्स की बात करें तो 58,300-200 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एक ट्रेंड लाइन ब्रीच के बाद ये फिर से एक थ्रोबैक हमने इसमें देखा है, तो पॉसिबली फ्रॉम द शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव यहाँ से अगर और 400-500 पॉइंट नीचे आता है तो इट्स अ गुड शॉर्ट टर्म बाय। अगर इंट्राडे की बात करें तो गोल्ड में हमें लगता है कि आज के सेशन में 51,300 से 51,250 तक के लेवल्स पॉसिबल है, दैट माइट अट्रैक्ट बाइंग। तो यहाँ से मेरे हिसाब से अगर 51,500 550 तक आता है तो एक बार शॉर्टिंग कर सकते हैं प्योरली फ्रॉम द इंट्राडे स्विंग ट्रेड, और लोअर लेवल्स पे 51,300 का टारगेट ले सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आई थिंक वी शुड वेट फॉर सम मोर डिप टू री एंटर अगेन, और फिर से मेरे हिसाब से ये अगर 51,650 के नीचे ऊपर निकल जाता है तो आई एम अगेन सीइंग इट क्लोज टू 52,000। तो इंट्राडे एक बार कर सकते हैं, पर शॉर्ट टर्म के हिसाब से डिप के लिए वेट कीजिए और बाइंग एंट्री कर सकते हैं। बाइंग के लिए आपको वेट करना है, लेकिन आप स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ पर इसको बिकवाली कर सकते हैं। यहाँ से आपको 200-300 रुपए के नीचे के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं, लेकिन जो भी ट्रेड करे स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करे। चलिए अब बात कर लेते हैं क्रूड और एनजी की। क्रूड और एनजी पर आपका व्यू क्या होगा बीटू पर? क्रूड ऑयल में मेरा अभी आउटलुक थोड़ा सा पॉजिटिव मेंटेन कर रहा हूँ, और लेकिन जो रैली आया था उसमें मैं अगर डिस आता है तो प्रेफरेबली बाय करना चाहिए। अभी मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। एनी डिक्लाइन और करेक्शन टुवर्ड्स 74.50 74.70 इज अ गुड बाइंग रेंज, वहां पे बाय कर सकते हैं। प्रॉब्ली यू कैन लुक फॉर अ टारगेट ऑफ 7680 टू 7700, और नीचे 7350 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है सेम सिनारियो, लेकिन थोड़ा रेंजिंग मार्केट है। इसमें थोड़ा बॉटम लेवल पे देखना पड़ेगा। देखिए नेचुरल गैस अगर मैं देखता हूँ तो 530 टू 580 का एक रेंज बना हुआ है, तो अगर कोई भी रेंज बनता है 535 या 540 के आसपास आता है तो आज गिरता है तो उस रेंज में प्रॉब्ली बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन 580 तक मार्केट जब तक ऊपर नहीं जाता है तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आने का कोई मुश्किल रहेगा। तो रेंज में नीचे लेवल पे बाय कर सकते हैं, उन्हें स्मॉलर टारगेट ऑफ 570 575 का। ओके, तो ओवरऑल आउटलुक अभी भी क्रूड ऑयल में पॉजिटिव है, और नेचुरल गैस में थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स डिक्लाइन। ओके, आपका व्यू क्रूड पर अनुज जी? विश्वमोहन जी, देखिए लास्ट वीक में हमने ऑलमोस्ट 10% के आसपास का तेजी क्रूड में आता हुआ देखा था, क्योंकि जिस तरीके से ओपेक ने प्रोडक्शन कट किया है और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट हुआ है, चाहे हम देखें तो नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी मिसाइल टेस्ट किया गया है, और कहीं ना कहीं यूएस और सऊदी में भी हमने एक टेंशन आते हुए देखा है, वहीं रशिया यूक्रेन के अंदर अगेन टेंशन है। तो हमें लगता है कि क्रूड का उसको डायरेक्ट सपोर्ट मिलेगा, और एक्सपेक्टेड है कि जिस तरह लास्ट वीक में एक रैली बना था, इस हफ्ते भी एक रैली बन सकता है। अभी करीबन 96-97 के आसपास ब्रेंड चल रहा है। हमें लगता है कि जल्दी ही 100 से लेकर 102 लेवल तक आपको ब्रेंड देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो फ्यूचर्स में करीबन 7,500 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 7,350 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 7,700 तक देखने को मिल सकता है। और अगर ऑप्शन स्ट्रेटेजी की बात करें तो 7,600 का कॉल ऑप्शन करीबन 210 के आसपास चल रहा है, इसमें करीबन 150 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 300 तक देखा जा सकता है। तो फ्यूचर और ऑप्शन दोनों साइड में खरीदारी की सलाह रहेगी। ऑप्शन में 7600 का कॉल जो है वो खरीदारी की तरफ जा सकते हैं। जिस तरीके लास्ट वीक में ट्रेंड बना है, हमें लगता है कि इस हफ्ते भी एक अपसाइड मोमेंटम क्रूड के अंदर देखा जा सकता है। 700 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं क्रूड की 210 में। 300 का टारगेट यहाँ पे दिख सकता है, 150 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। रविंद्र जी, आपका व्यू क्रूड मार्केट पर? वेल आई थिंक क्रूड है, बट हमने आज थोड़ा सा एक करेक्टिव मूव देखा है, बट मेरा भी व्यू यही है कि लोअर लेवल्स पे से सपोर्ट मिलेगा। सो
7,500 510 का एक अच्छा लेवल होगा एंट्री के लिए। 7,430 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकता है। अपर लेवल पे हो सकता है कि आज का जो गैप है टुवर्ड 7,620 वो फिल करे। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो इट माइट अगेन गो टू 7,670 7,660। लेकिन वहां पे मुझे एक कैप दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि एट द मैक्स इट कैन एक्सटेंड टिल 7,700, बट लोअर लेवल्स पे बाइंग बेटर होगा। ट्रेंड इसका वीक होगा ओनली बिलो 7,450 430। तो मेरे हिसाब से तब जब तक वो होल्ड है तब तक लोअर लेवल्स पे बाइंग करना बेटर स्ट्रेटेजी होगी। रविंद्र जी, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में आज? वेल बेस मेटल्स में कॉपर के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि कॉपर में हालांकि हम एक रेंज बाउंड मूव देख रहे हैं। ऊपर के लेवल्स पे 757 758 के ऊपर सस्टेन नहीं कर, सॉरी 657 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, और लोअर लेवल्स पे इट इज नॉट गोइंग बिलो 640। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से कॉपर अभी भी एक बाइंग मोड में है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक 644 का एक सपोर्ट है, 646 648 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। 654 655 का टारगेट मुझे लग रहा है। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो 658 तक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से कॉपर वुड बी द बेस्ट बेट फ्रॉम इंट्राडे पर्सपेक्टिव। ओके, और ये माफी चाहूंगा, ये टाइपो एरर है, ये 548 नहीं है, 648 पे आपको खरीदना है। 655 का टारगेट है और 644 का, जो जहां पे 5 है ये 6 है यहाँ पर कॉपर के लिए, जो रविंद्र जी की कॉल है। अब बिटवन आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में? देखिए बेस मेटल में थोड़ा इंट्राडे में मोमेंटम थोड़ा वीक रह सकता है, लेकिन जो रविंद्र जी ने बताया था कि मेरा भी उसी रेंज के आसपास ही बाइंग रहेगा, 645 के आसपास, 645 टू 646 के आसपास बाय करना चाहिए। और इंट्राडे में देखिए 655 का एक 54 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, अगर वो भी ब्रेकआउट करता है इंट्राडे में तो एक सेकंड लेग बाइंग आ सकता है। तो बाय ऑन डिप्स 645 के आसपास अगर मिलता है मार्केट तो बाय करना चाहिए। नहीं तो अगर वो डिप्स नहीं मिलता है तो अगर 654 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है इंट्राडे तभी बाइंग बन सकता है कॉपर में। हालांकि मुझे नीचे लग रहा है थोड़ा जिंक, लेकिन जिंक में भी शायद थोड़ा नीचे लेवल से बाइंग आ सकता है 272 के आसपास। तो फॉर ए डे बाय ऑन डिप्स इन कॉपर और ऑन द ब्रेकआउट। ओके, तो ये कॉल है कॉपर और जिंक पर बिटवन की तरफ से। अनुज जी, आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में? हमारी टॉपिक में कॉपर आएगा, जहां पर हमने कॉपर को सेल रिकमेंड किया है। करीबन 654 के आसपास बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। 660 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 645 तक हो सकता है, क्योंकि हमने जो लास्ट वीक में करेक्शन देखा था, हमें लगता है कि ये करेक्शन थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। खरीदारी अगर करनी है तो 645 के लेवल के आसपास खरीदारी कर सकते हैं और 654 के आसपास बिकवाली का ट्रेड। तो ये 10 रुपए का रेंज है जहां पर हमें लगता है कि कॉपर के प्राइस मूव कर सकते हैं, और हाइयर लेवल पर 654 के आसपास बिकवाली करें और 645 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। कंफ्यूजन नहीं है, ऊपर के लेवल पे अनुज जी को लगता है कि यहाँ पर बेच कर जाए, और नीचे पे जहाँ पर बाइंग लेवल है वो जो बाकी एक्सपर्ट्स का जो बाइंग लेवल है वो टारगेट अनुज जी दे रहे हैं नीचे की तरफ का सेल कॉल में। चलिए अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। एग्री में आज जबरदस्त तेजी है, खास करके स्पाइसेस में। धनिया, कोरिएंडर देखिए 6% के ऊपरी सर्किट पर है। अनुज जी, क्या हो रहा है कोरिएंडर में? क्या ये तेजी आपको बढ़ती आगे दिख रही है? विष्णु जी, बारिश की वजह से हमने देखा है कि एक बाउंस बैक यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है, बट हमें लगता है कि यहाँ पर अगर हम मसालों में देखें तो जीरा मुझे लगता है कि थोड़ा सेलिंग साइड में आ सकता है। और दूसरा, अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी भी है जो डिलीवरी पीरियड में जाता हुआ दिखा है, उसकी वजह से भी पोजीशंस रोल ओवर हो रही हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को ट्रेड करना है तो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे हमें लगता है कि जीरा के अंदर करीबन 25,000 के आसपास बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 25,450 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 24,400 तक हो सकता है। और धनिया के अंदर भी हमें लगता है कि प्राइस अगर ऊपर में 12,000 के आसपास मिलते हैं नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में तो बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। नीचे हमें लगता है कि अगेन प्राइस 11,300 11,400 तक देखने को मिल सकते हैं। तो महज एक बारिश की वजह से एक बाउंस बैक देखने को मिला है। हमें लगता है कि अभी आने वाले दिनों में सेटल होता हुआ दिखाई देगा और फिर अगेन इसमें एक हायर लेवल पे बिकवाली देखी जा सकती है। ओके, तो ये व्यू है मसालों को लेकर। ग्वार को लेकर अनुज जी क्या व्यू है आपका? के अंदर हमने एक गिरावट का साथ ट्रेंड देखा है, और जिस तरीके से इस बार हम क्रॉप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि ज़्यादा आ सकती है, तो अभी फिलहाल जो सेंटिमेंट है थोड़ा बियरिश रहेगा। हमें लगता है कि 4850 के आसपास नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 4950 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 4700 तक देखने को मिल सकता है। तो ग्वार सीड ग्वारकम के अंदर फिलहाल वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए बिकवाली का ट्रेड बना के चला जा सकता है। शुक्रिया अनुज जी आपका, बिटपन आपका, रविंद्र जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते, लेकिन आप कहीं